इस बार होगी बात कि किस तरह पुलिस के साथ साथ तमाम सरकारी एजेंसियां भी साइबर अपराधियों के खिलाफ ले रही हैं एक्शन। अगर आपकी एक फोटो भी इंटरनेट पर है, वो दे दी किसी एआई टूल को, तो आपका बहुत ही रियलिस्टिक डीफेक बना देगा। एथिकल हैकर्स वो लोग हैं जो सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में लूपहोल्स ढूंढते हैं ताकि उन्हें आगे रिपोर्ट किया जा सके, बिना उनका गलत फायदा उठाए और उन्हें ठीक करवाया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आप सबका साइबर अलर्ट में। कैसे हैं आप, या यूं कहूं कि साइबर की दुनिया में कैसे हैं आप? वैसे आजकल ये सवाल यानी हालचाल पूछते रहना चाहिए, है ना? आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी साइबर दोस्त ममता चोपड़ा। साइबर अपराध आए दिन खबरों में रहते हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आरबीआई की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 34% की कमी आई है, लेकिन फ्रॉड में लूटे गए पैसे लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं और अधिकांश मामले डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू ही हुए हैं। वित्त वर्ष 2025 में धोखाधड़ी की राशि 36,000 करोड़ रुपए से अधिक थी, जो पिछले वर्ष से लगभग 3 गुना अधिक थी। और ये आंकड़े 1 लाख से अधिक की धोखाधड़ी के हैं, यानी 1 लाख से कम राशि के भी बहुत सारे मामले होंगे जिनमें से अधिकतर तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। लेकिन ये तस्वीर का एक ही पहलू है, दूसरा पहलू भी है जिससे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे कि साइबर ठगी पर लगाम कसने के लिए इन साइबर अपराधियों के खिलाफ एक्शन भी जारी है। और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगे एक हैकर, एथिकल हैकर। अब विदेशों से संचालित हो रहे हैं साइबर अपराध के नेटवर्क्स, तो इनके खिलाफ एक्शन में शामिल है सीबीआई। दरअसल सीबीआई साइबर ठगी के मामलों में तभी शामिल होती है जब मामला गंभीर हो, अंतरराज्यीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जैसे बैंकिंग धोखाधड़ी, इंटरनेशनल साइबर रैकेट्स, जहां इंटरपोल और एफबीआई जैसी विदेशी एजेंसियों के साथ तालमेल करना हो, या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स का प्रयोग कर मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर से डेटा निकालना, ऐसे तकनीकी सहयोग जहां शामिल हो। सीबीआई ने भारत में फैले साइबर ठग नेटवर्क्स और विदेशी गिरोहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शुरू किया है ये विशेष अभियान, और निशाने पर है ऑनलाइन ठगी के कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, एनआरआई और विदेशी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले साइबर क्राइम के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए चलाया गया है ये ऑपरेशन चक्र, जिसके तहत देश भर में 100 से अधिक ठिकानों पर छापे, कई करोड़ रुपए का डिजिटल और बैंकिंग डेटा जब्त हुआ है, तो कई देशों के नागरिकों को ठगने वाले गिरोहों का भांडाफोड़ भी किया गया है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र से कई सफलताएं अर्जित की हैं। फर्जी कॉल सेंटर गिरोह पकड़ा जो अमेरिका और यूरोप में लोगों को फोन करके सोशल सिक्योरिटी या फिर इमिग्रेशन अधिकारियों के नाम पर धमका कर लोगों से गिफ्ट कार्ड्स या फिर बिटकॉइन के रूप में पैसे हथियाते थे। सॉफ्टवेयर सपोर्ट स्कैम भी पकड़ा गया, क्योंकि लोग गूगल या बिंग पर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आदि कस्टमर केयर नंबर्स खोजा करते थे। ये गिरोह नकली वेबसाइट्स बनाकर लोगों से पैसे वसूलते थे। कुछ फैमिलियर सा लगा आपको, है ना? सब देशों में ऐसा हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के इंटरनेशनल गिरोह भी पकड़े गए हैं जो नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, निवेश एप्स बनाकर ठगी करते थे। विदेशी जॉब स्कैम्स में वीजा प्रोसेसिंग, टिकट या मेडिकल फीस के नाम पर या फिर फर्जी दस्तावेज बनाने जैसी ठगी भी करते हैं ये। ऑपरेशन चक्र से न केवल इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर डेटा रिकवरी, डार्क वेब मॉनिटरिंग के साथ साथ इंटरनेशनल मनी ट्रेल पकड़ने में भी सफलता मिली है। उदाहरण के तौर पर इस पर नजर डालिए। 28 मई को ही सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 19 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 अवैध कॉल सेंटर्स भी बंद करवाए। क्यों? ये कॉल सेंटर्स भारत से जापान के नागरिकों को धोखा देकर लाखों की, करोड़ों की ठगी कर रहे थे। तरीका वही था। आरोपी लोगों को उनके मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस होने का डर दिखाते थे। खुद को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट आदि के टेक्निकल सपोर्ट कर्मचारी बताकर लोगों से संपर्क करते थे और फिर
उनसे पैसे ऐंठते थे। इसे समझाने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है फिल्में नहीं, असली है साइबर अपराध। दरअसल सुनकर हम साइबर फ्रॉड का अंदाजा नहीं लगा पाते जब तक वो हमारे साथ ना हुआ हो। इसीलिए हम दिखा रहे हैं आपको ये सेगमेंट, क्योंकि फिल्में बहुत प्रभावी माध्यम होती हैं, हमारे दिलो दिमाग पर प्रभाव भी डालती हैं। तो इस सेगमेंट में हर बार हम आपको ऐसे फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें साइबर अपराध दिखाया गया हो, ताकि जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला हो तो आप सतर्क हो जाएं। आज बात मशहूर हॉलीवुड फिल्म बी कीपर की। इसमें एलॉइस पार्कर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं जो अकेली रहती हैं और $2 मिलियन की एक चैरिटी भी मैनेज करती हैं। लेकिन एक दिन एलॉइस एक फिशिंग स्कैम का शिकार हो जाती हैं। कैसे? दरअसल एक दिन एलॉइस जब कंप्यूटर पर काम कर रही होती हैं तो उनकी स्क्रीन पर एक वार्निंग मैसेज फ्लैश होता है कि उनके कंप्यूटर में वायरस है, जल्दी ही दिए गए नंबर पर कॉल करें। ये नंबर जो दिया गया है ये स्कैमर का है जो ठगी का कॉल सेंटर चलाता है। एलॉइस कॉल करती हैं तो स्कैमर उन्हें डराता है कि अगर जल्दी कदम नहीं उठाया तो उनके कंप्यूटर का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। फिर वो मदद करने के नाम पर उनके कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देता है। कंप्यूटर पर इस सॉफ्टवेयर के डाउनलोड होते ही स्कैमर उनकी बैंक डिटेल्स चुरा लेता है और अब स्कैमर वो सब देख सकता है कि उनके किस अकाउंट में कितने पैसे हैं और फिर पेमेंट के नाम पर धोखे से उनका पासवर्ड, ओटीपी डलवाकर उनकी सारी जमा पूंजी और चैरिटी के $2 मिलियन भी लूट लेता है। फिशिंग स्कैम के लिए कई तरीकों से आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं ये ठग, लेकिन आप अलर्ट रहकर ही इन्हें नाकाम कर सकते हैं। यहां गृह मंत्रालय के अंतर्गत I4C के पायलट प्रोजेक्ट E0 FIR की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइबर क्राइम पोर्टल पर या फिर 1930 पर की गई वित्तीय फ्रॉड की 10 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की शिकायत अब ई क्राइम पुलिस स्टेशन में अपने आप FIR में परिवर्तित हो जाएगी। इसे संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा और 3 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को इसे नियमित FIR में बदलना होगा और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर उन्हें बुलाया जाएगा कि वो इस E-FIR को E0 FIR को FIR में बदल दें। दिल्ली में शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट से पीड़ितों को गंवाए हुए धन की वसूली संभव आसानी से हो पाएगी। ऑनलाइन FIR की जांच पुलिस की विशेष यूनिट करेगी और इसमें भी कुछ स्तर हैं, जैसे 10 से 25 लाख की अगर धोखाधड़ी हुई है तो साइबर थाने में इसकी जांच होगी, 25 से 50 लाख क्राइम सेल आगे आएगा और 50 लाख से अधिक का अगर वित्तीय फ्रॉड हुआ है तो IFSO की यूनिट यानी साइबर क्राइम की विशेष यूनिट है जो इसे हैंडल करेगी। जीरो FIR करवाने से आम नागरिक को काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि एक तो इससे जुरिडिक्शन की जो एक समस्या आती है उससे बचा जा सकता है कि वो कहीं पे भी वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसके बाद उसके पास समय रहता है कि जहां अपराध हुआ है वहां पहुंच जाए। और दूसरा, चूँकि साइबर क्राइम में कोई अपराध का क्षेत्र नहीं होता है, तो जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर जब आप FIR या शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंसर्न पुलिस स्टेशन को पहुंच जाती है और वहां वो इन्वेस्टिगेशन फर्दर टेकअप करते हैं। जितनी जल्दी आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती हैं उनको आसानी रहती है कि आपके जो अमाउंट है उसको किसी भी जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके अकाउंट को फ्रीज करवाया जाए या उस मनी को ब्लॉक करवाया जाए। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो यहाँ दिल्ली में शुरुआत हुई है और इसको गृह मंत्रालय के आदेश पे फिर आगे पूरे देश में भी लागू किया जाएगा। जब बात पैसे की हो, आपके बैंक अकाउंट की हो, तो कुछ भी हल्के में ना लें। अगर आपके खाते से कोई अजीब लेन देन हो जो आपने नहीं किया तो तुरंत बैंक को सूचना दीजिए।
कार्यक्रम में आगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एथिकल हैकर, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। हैकिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी दो चार होते हैं, हम सभी इसको जानते हैं। और हैकर्स एक नेगेटिव तरीके से इस टर्म को यूज किया जाता है और समझा जाता है कि जो किसी चीज को हैक कर रहा है, सेंध लगा रहा है साइबर की दुनिया में, तो वो कुछ गलत ही कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एथिकल हैकर्स होते हैं, और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं एक एथिकल हैकर जो देश के नंबर 1 या टॉप के एथिकल हैकर माने जाते हैं, क्योंकि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल साइबर की समस्याएं होती हैं उन्हें हल करना उनका पैशन है। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात करें, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग की बात करें, ये सब में वो एक्सपर्ट हैं। और देश की बहुत सी कानून की एजेंसीज हैं जिनके साथ मिलकर वो साइबर क्राइम से जुड़ी बड़ी और जटिल मामलों को सॉल्व भी कर चुके हैं, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ पहलू भी शामिल हैं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने एथिकल हैकर सनी नेहरा। सनी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, स्वागत। सनी, आपको एथिकल हैकर माना जाता है। हैकर्स तो हम जानते हैं कौन है, तो आप अपने आप को, अपने काम को एक एथिकल हैकर के रूप में कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए क्या होता है कि जैसे आप हैकर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, सिस्टम्स में इंट्रूड करना, एप्लीकेशंस में इंट्रूड करना बिना उनकी परमिशन के। लेकिन एक एथिकल हैकर क्या करता है, जैसे कोई वेबसाइट है, पेटीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनके बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, उन पर मैंशनड होता है कि आप हमारी वेबसाइट को टेस्ट करके हमारे लूप होल्स हमें बता सकते हैं ताकि हम उन्हें ठीक कर लें। तो एथिकल हैकर्स बेसिकली वो लोग होते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट का भी प्रॉपर प्रोग्राम है NCIAPC, जहाँ पर लोग टेस्ट करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स को और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, कुछ अपनी स्किल्स को यूज करते हैं जिससे गवर्नमेंट को कुछ हेल्प मिल जाए, एजेंसीज को हेल्प मिल जाए। तो यानी हैकर्स जो किसी का नुकसान नहीं करते बल्कि फायदा करते हैं, बड़े फायदे के लिए ही लोगों की हेल्प करते हैं, एजेंसीज की हेल्प करते हैं। आपके लिए कहा जाता है कि आपने बहुत सारे ऐसे मुश्किल मामलों को हल कर दिखाया है जो बहुत सारी एजेंसीज हल नहीं कर पा रही थी। ज़्यादातर कॉन्फिडेंशियल केसेस में क्या होता है, एग्जैक्ट केसेस नंबर देना बड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पार्टिकुलर एग्जाम हैकिंग का केस था जो कई सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था, और वो स्टेट्स के FSLs के पास है और हमारी एक सेंट्रल FSL के पास भी है, लेकिन वो नहीं क्रैक हो रहा था। वो नहीं ये चीज़ क्रैक डाउन कर पा रहे थे कि ये एग्ज़ाम हैक ही कैसे हुआ है, क्योंकि वो जिस टाइप से वो उसे पूरी हैकिंग को कंडक्ट किया गया था, जो उन्होंने पूरा एक VM मशीन में डाल के काफ़ी कुछ उन्होंने चेंजेस करके जो मशीन्स में उन्होंने पूरा अंजाम दिया उस हैकिंग को, वो नहीं सोल्व कर पा रही थी कोई भी FSL। तो बेसिकली एक सेंट्रल एजेंसी क्या करती है, वो उस पूरे केस को टेक ओवर कर लेती है। तो बेसिकली वो हमें एनरोल करती है इस केस में कि आप इसमें हेल्प कीजिए, कि एक वर्ड होता है उसे हम कहते हैं रूट कोज एनालिसिस, कि पता लगाइए कि ये हुआ कैसे। सारे लोग्स को स्टडी करके, जितने भी लोग्स अवेलेबल है सारे, और तौर तरीके आजमाए जाते हैं सेम एग्जाम के वर्जन पे, जो एग्जाम का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर एनवायरनमेंट्स बने होते हैं उस पर, और वो पूरा हमने क्रैक बनाया। इसमें एक फॉरेन रशियन हैकर भी इन्वॉल्व था। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो लेटर वो पूरा मैटर क्रैक हो गया इस टाइप से। और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे सिमिलर केसेस आए एजेंसी के पास, जिसमें मुझे बैक टू बैक एनरोल किया गया और वो सारे केसेस को क्रैक डाउन किया गया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट केसेस नंबर देना कई बार वो दिक्कत कर देता है, लेकिन एग्जैक्टली और ऐसे बहुत तरह के केसेस हैं। गेटवे एग्रीगेटर्स के केसेस हैं मेरे पास कुछ, जो बहुत हार्ड हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए समझने के लिए। और मतलब होता क्या, घूम फिर के कभी ज़्यादातर जब कोई सेंट्रल एजेंसी टेक ओवर कर लेती है केसेस को, तो वो जनरली उनमें से बहुत सारे ऐसे टेक्निकल केसेस होते हैं जो मेरे पास आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डीडोस से भी रिलेटेड हैं, जिसमें हमारे किसी एयरपोर्ट की वेबसाइट को या किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को डाउन कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डार्कनेट में कोई डाटा सेल किया जा रहा था,
वो एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है जिसमें किसी को ट्रैक डाउन किया गया है, तो इस टाइप के केसेस आते हैं। साइबर अलर्ट में भी हमने दर्शकों को बहुत बार ये बताया कि किस तरीके से सीबीआई का ऑपरेशन चक्र चल रहा है या ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड की सरकार का चल रहा है इत्यादि, ये तमाम एग्जैक्टली ऑपरेशंस तो हो रहे हैं। एग्जैक्टली इनमें किस तरह की हेल्प आप जैसे एथिकल हैकर्स कर पाते हैं, क्योंकि ये पता होता है कि जैसे एक आमजन बोलता है इस अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा गया, फिर भी क्यों नहीं पकड़ पाती है पुलिस? जो इनका जो मार्केट है जहाँ पे क्राइम हो रहा है वहाँ पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स की सेलिंग चलती रहती है दिन रात, और वो बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं इनको बल्क में इतने सारे अकाउंट्स मिल जाते हैं सस्ते रेट में। सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं, वो जिस अकाउंट में पैसा आता है वो सॉफ्टवेयर तुरंत थोड़े टाइम बाद ही या जनरली इवन तुरंत दूसरे अकाउंट्स में स्कैटर कर देता है पैसे को। वो आगे चेन्स में पैसा स्कैटर होता रहता है और एग्जिट हो जाता है। तो इतनी देर में पुलिस एक्शन करती है, इतनी देर में वो पैसा कैश आउट हो चुका होता है। ज़्यादातर बड़े साइबर क्राइम्स है, और होता क्या है ज़्यादातर मैंने देखा जो लोगों के अकाउंट सीज होते हैं वो है कि किसी ने जैसे किसी फ्रॉडस्टर के पास पैसा चला गया, उसने कहीं पे जाके उससे बिटकॉइन खरीद लिया, तो जिसके अकाउंट में वो पैसा गया वो फंस गया, क्योंकि वो जो सीजर होता है अकाउंट्स का, अब क्या होता है चेन में सीजर होता है, जहां जहां पैसा गया वो सब सीज होता है। तो और उल्टा मैंने जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा कि उल्टा जो लोग नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं वो ज्यादा कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, और जो स्मार्ट क्रिमिनल्स है जिनका वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, खासकर जो नाइजीरियंस वगैरह इस चीज में ज्यादा शामिल होते हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो पैसा बहुत जल्दी विड्रॉ होता है, बहुत ही जल्दी। अब वो क्या करें, जो बैंक्स की जो चेन्स बनी हुई है ना, बैंक्स की कह लीजिए बैंक अकाउंट्स की जो चेन्स मिली हुई है, इसमें मैनेजर्स भी मिले हुए हैं, इसमें बहुत लोग मिले हुए हैं। अब पुलिस उन पर एक्शन करने लगी है कि जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक साइबर क्राइम को नहीं रोका जा सकता। सो पुलिस इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड ऑन दैट। अच्छा, आजकल जैसे माना जा रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो डार्क वेब पर रेडीमेड टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं, इनके लिए पैरेलल इकोनॉमी है जो डार्क वेब पर चल रही है। Exactly. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में आप एक्सपर्टीज रखते हैं और आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, पुलिस भी उसमें शामिल है। तो ये एआई का यूज किस दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और आप जैसे एथिकल हैकर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? एआई का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं वो डीफेक है। डीफेक बनाना, आपके जितना ज़्यादा फोटोज इंटरनेट पर होंगे उतना ही ज़्यादा आपका रियलिस्टिक डीफेक बन पाएगा। द सेकंड प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं हम डीफेक में ही कह लीजिए, वो जो जैसे जो बढ़ती हुई एक्यूरेसी है कम डाटा के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले जब एआई का थोड़ा ग्रोथ होना शुरू हुआ था, जनरेटिव एआई का, मुझे आपका लगभग 10 मिनट्स का ऑडियो चाहिए होता था, और उससे आपका वॉइस क्लोन हो जाता था। आपके वॉइस में मैं कुछ भी बुलवा सकता था 10 मिनट्स के ऑडियो में। धीरे धीरे वो टाइम घटते घटते 1.5 मिनट पहुंच गया, अब वो टाइम 15 सेकंड्स चला गया। अब 15 सेकंड्स का किसी का ऑडियो अरेंज करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नॉर्मली भी आपको कॉल कर दे और आप कॉल उठा लें, तो 15 सेकंड्स ऑडियो दे कैन ईजिली गेट। अब उस 15 सेकंड्स के ऑडियो से अगर ऐसे मार्केट में प्रोग्राम्स हैं कि वो आपकी वॉइस में कुछ भी बुलवा पा रहे हैं, तो इट बिकम्स ट्रबल फॉर द कॉमन सिटीजन, राइट? पहले बहुत सारा डाटा चाहिए होता, अब धीरे धीरे हम ऐसी स्टेज पे जाते जा रहे हैं कि अगर आपकी एक फोटो भी इंटरनेट पर है, वो दे दी किसी एआई टूल को, तो वो आपका बहुत ही रियलिस्टिक डीफेक बना देगा। तो अभी जो कंपनीज हैं वो वर्क भी कर रही हैं। MIT का नोटिफिकेशन भी था कंपनीज के लिए, सोशल मीडिया के लिए, कि आपके पास एक डीफेक डिटेक्शन बैकएंड में होना चाहिए। तो स्लोली बहुत सारी कंपनीज आप देख रहे हैं डीफेक डिटेक्शन टूल्स बना रही हैं। बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे हैं जनरेटिव एआई, उन पर ना लिमिटेशन लगी है कि वो आपको क्या बता सकते हैं। मतलब आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो उस चीज़ का शायद आंसर ना दें, क्योंकि उनको पता है कि इससे कुछ गलत जवाब आने वाला है। लेकिन उसके जेल ब्रेकिंग मेथड्स होते हैं, ये उन मॉडल्स को जेल ब्रेक कर देते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, वो कोई चीज़ आपको नहीं बता रहा है, तो ये हैकर्स क्या करते हैं, उसको जेल ब्रेक कर देते हैं। अब वो सब कुछ बताता है जो उसको नहीं भी बताना चाहिए। वो उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, उससे मालवेयर्स डेवलप कर लेते हैं, ऐसे जो अच्छे से अच्छे ईडीआर या अच्छे से अच्छे एंटीवायरस को कह लीजिए बाईपास कर देते हैं। तो वो और फिशिंग मेल्स बनाने में, पहले क्या होता था, फिशिंग मेल में बहुत सारी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती थी, वेबसाइट्स में पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं ये फिशिंग वेबसाइट है। अब जैसे जैसे जनरेटिव एआई ग्रो हो रहा है, चीज़ें इतनी रियलिस्टिक हो गई हैं, इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है इन चीज़ों का फिशिंग मेल्स, फिशिंग वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए, कि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रबलेमेटिक है। तो आपके जैसे एथिकल हैकर्स के लिए भी चैलेंज बढ़ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को उन हैकर्स के भी तरीकों को समझना है, टेक्नोलॉजी को समझना है, और फिर उसका तोड़ निकालना है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं जितने भी जो रिसर्च वर्क्स हो रहे होते हैं, इवन जैसे अभी कुछ रिसर्च चल रहा है ग्लोबली कि एआई हैकिंग में कितना कैपेबल है, कि जितने भी नोन अटैक्स हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन है, CSRF है या RC है या जो भी है, इनमें
जो एआई है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना एक्यूरेट ऑलरेडी है और कितना और उसको डाटा दिया जा सकता है कि वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो मैं इस तरह के सारे रिसर्च जो भी हो रहा था, चाहे वो डीफेक से रिलेटेड हो रहा हो, चाहे स्पीच सिंथेसिस में हो रहा हो, जो आईज हैं उनकी मूवमेंट्स क्रिएट करना एआई के लिए थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड था पहले, अब थोड़ा सा अभी भी थोड़ा हार्ड है। मतलब अभी आप ऐसे डीफेक डिटेक्शन बना सकते हो जो आईज मूवमेंट से डिटेक्ट कर ही लेंगे कि ये एक डीफेक है, राइट। तो ऐसी इस तरह की सारी चीज़ों से जब आप अपडेट रहते हैं तो आप प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जिससे डिटेक्शन ईजियर हो जाता है। तो एज एन एथिकल हैकर, और फिर लोगों को डिटेक्ट करना, लोगों को ढूंढना, किसी ने डीफेक बना दिया, वायरल कर दिया, वो केस रजिस्टर हो गया किसी एजेंसी के पास, फिर ये ढूंढना कि ये सोशल मीडिया पे इसका ओरिजिन क्या है, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओसिंट के थ्रू थोड़ा ईजी हो जाता है कि पता करना कि ये आया कहाँ से था ओरिजिनली। फिर कई बार होता है कि वो कुछ वीपीएन यूज कर रहे हैं, प्रोक्सीज यूज कर रहे हैं, तो फिर कुछ और सेकेंडरी मेथड्स ढूंढे जाते हैं। मतलब इट ऑल डिपेंड्स, कई बार रिवर्स में जाके ढूंढा जाता है। एक केस मुझे पता है जिसमें किसी ने डीफेक बना दिया था, तो बेसिकली उसका आईपी एड्रेस मिल गया था और वो आईपी एड्रेस एक वीपीएन का था। तो बेसिकली हमने थोड़ा सा एनालाइज करके पता लगा लिया कि ये बंदा कहीं इंडिया में ही है। तो जो आईपी एड्रेस था जो वीपीएन का था, वो हर एक आईएसपी को लिखा गया था कि ये बताइए कि ये किसके डेस्टिनेशन आईपी में रिफ्लेक्ट हुआ है, क्या ये आपके किसी भी कस्टमर के डेस्टिनेशन आईपी में ये रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ऐसे करके हमने उस बंदे को पकड़ लिया था जिसने वो डीफेक बनाया था। तो एजेंसीज बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, कुछ हम पब्लिकली बता सकते हैं, कुछ ऐसे भी मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी बैकडोर्स हैं। हो सकता है कुछ ऐसी भी एक आध वीपीएन कंपनी जहाँ पे बैकडोर है जो लोगों को नहीं पता होता है और जो एजेंसीज को जहाँ से हेल्प मिलती है जो पब्लिकली नहीं बताया जा सकता। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। Exactly. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का वो वक्त था, वो दौर था जब इतनी फेक न्यूज़ थी सोशल मीडिया पर, आज भी है। और वो चैलेंज को भी पार पाने में आप जैसे एथिकल हैकर्स आगे आए थे। एग्जैक्टली आना ही पड़ता है हमें। और देखिए आप ये लगा लीजिए कि हमारी एक मिसाइल किराना हिल्स के बॉटम पे गिर गई थी, राइट। पाकिस्तान वालों ने ना फ्लड करना शुरू कर दिया कि सारी वीडियोस ना कहीं और की हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की एक जो ब्यूटी है वो है लोकेशन डिटेक्शन की, ये लोकेशन कहाँ की है एग्जैक्टली मैप पे गूगल अर्थ पे कहाँ है, और उसको प्रूव करना कि ये लोकेशन यहीं की है। गूगल अर्थ पे आप आसपास के सारी चीज़ें दिखा के मना लेते हो उनको कि ये यहीं की है। तो मैंने जैसे एक ट्वीट थ्रेड डाला था उस पर किराना हिल पे, वो बहुत ज़्यादा वायरल होता, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स, यूपीएससी हैंडलर्स और काफ़ी ग्लोबल जो डिफेंस चैनल्स हैं उन्होंने भी कवर किया। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उन्होंने एक मिसाइल गिरी थी पाकिस्तान में कहीं पे, वो बेसिकली एक रैम्पेज मिसाइल है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया था कि एक ब्राह्मोस है और ये गलत जगह गिर गया है, तो इंडिया वालों की कोई एक्यूरेसी ही नहीं है ब्राह्मोस की, राइट। तो मुझे प्रूव करना पड़ा पहले तो ये रैम्पेज है और ये गिरी कहाँ पे है और ये क्यों गिरी है यहाँ पे। तो आई डिड अ वेरी डेप्थ, मतलब काफ़ी गहरा मैंने एक ओसिंट किया उसके ऊपर लोकेशन डिटेक्शन के लिए, प्रूव करने के लिए। और अभी क्या हो रहा है, वो हर चीज़ को फेक बताने लग जाते हैं। उनके साथ ना एक प्रॉब्लम है, आपको हर चीज़ प्रूव करनी पड़ती है पाकिस्तान वालों के लिए। उनको सैटेलाइट से इमेजरी दिखा के, रियल वर्ल्ड चीज़ों को दिखा के, रियल वर्ल्ड फुटेजेस को उन सैटेलाइट से कंपेयर करके उनको मनाना पड़ता है। और वो इतना ज़्यादा फेक वो फैलाते हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, हमारे एयर बेसिस की बहुत सारी फोटोज़ लेके उस पर ब्लैक डार्क वो स्पॉट्स बना दिए और वो वायरल कर दिए कि ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है इस एयर बेस पे, ये वो। तो आपको फिर ओसिंट यूज़ करके थोड़ी लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी से एग्जैक्ट लोकेशंस को ढूंढ के जहाँ वो क्लेम कर रहे हैं फिर से उन्हें करेक्ट करना पड़ता है। हम कोई भी मिसाइल डेब्रिस अभी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना कि ये उनकी उस पार्टिकुलर मिसाइल का है, तो वो आके फिर से एक फेक वायरल नैरेटिव शुरू कर देते हैं कि ये तो नहीं है हमारी, तो वो मिसाइल ऐसे दिखती है वैसे। फिर आपको थोड़ा ओसिंट करना पड़ता है, आपको एक एक चीज़ जो उन्होंने डिस्प्ले की है, जो मिसाइल उसकी टेल्स कैसे दिखती थी और जो डेब्रिस है उनको कनेक्ट करके जो पार्ट बनेगा अलग अलग डायमेंशंस में वो कैसे दिखा, फिर से प्रूव करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। सनी, नॉर्मली हमने देखा है कि जो हैकर्स होते हैं ना बहुत छोटी उम्र के होते हैं, मतलब मूवीज में भी हम देखते हैं कि 15-15 साल के लड़के हैं जो हैक कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्कूल के बच्चे बहुत तेज हैं हैकिंग करने में। ये जो हैकिंग आपने कब शुरू की, मतलब कब वो एज थी जब आपको लगा कि हैकिंग शुरू कर देता हूँ? कोडिंग से ही शुरुआत हुई इसकी? एग्जैक्टली आप बेसिकली जैसे आप कोडिंग करते हैं तो एक टाइम आता है आप एप्लीकेशंस को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एप्लीकेशंस की टेस्टिंग बड़ी चीज़ है ना, कि आपने एप्लीकेशन बना दी, वो सिक्योर कितना है आप उसे देखने लग जाते हैं। आपने आज एक वेबसाइट बनाई, किसी ने आपकी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत, आपकी वेबसाइट अगर थोड़ी डाउन भी होगी ना तो भी आपको टेंशन हो जाती है किसी ने डीडोस तो नहीं किया, किसी ने कोई अटैक तो नहीं किया। आप उसके लोग स्टडी करते हैं। एक टाइम आता है धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज में जब आप ये समझ जाते हैं कि सिर्फ चीज़ों को बनाना इज़ नॉट लाइक द एंड ऑफ, मतलब डेवलपमेंट का अंत नहीं है वो। आपको उसे सिक्योरली बनाना सीखना होता है। और जब तक आप उसे हैकिंग ही नहीं सीखेंगे कि भाई मतलब हैक हो, आप पहले ये सीखेंगे ना कि वो चीज़ हैक होगी कैसे, तभी तो आप उसको सिक्योर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो फेज आ जाती है। और साइबर सिक्योरिटी का बूम हमेशा से ही एक्सपेक्टेड था। मैं कम एज से एक्सपेक्ट कर रहा था कि आगे चल के साइबर सिक्योरिटी का बूम आएगा, क्योंकि इंटरनेट पर चीज़ें बनाना आसान होता जा रहा है।
जो आप देख रहे हैं ओपन सोर्स ग्रो कर रहा है, लाइब्रेरीज ग्रो कर रही हैं हर चीज़ की। आप देख रहे हैं वेबसाइट बनाना आज की डेट में कितना ईजी हो गया, सॉफ्टवेयर बनाना भी ईजी हो गया। तो जैसे जैसे ईजी होता जाएगा उसमें एक चीज़ आ जाएगी कि उसमें लूप होल्स भी फिर ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो चीज़ें जो लाइब्रेरीज इजीली बनी बनाई मिल गई हैं लोगों को, जो उन्होंने मेहनत नहीं किया उसे डिग करने की कि इसमें क्या सही है क्या गलत, जब लोग उनको जोड़ जोड़ के बनाएंगे तो उसमें जो लूपहोल्स रह गए थे ओपन सोर्स में वो उसमें रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली मेरा शुरू से ही मानना था कि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी फील्ड होगी, तो मैं बहुत ही अर्ली स्टेज पे आ गया था इसमें। बहुत अर्ली स्टेज में आ गए थे आप इसमें। हाँ जी। और इसके बाद आपके मेरे को लगता है लर्निंग प्रोसेस थी जो आगे बढ़ती चली गई है, और Exactly. उसके साथ साथ करते करते आज आप इतने एक्सपर्ट एथिकल हैकर बन गए हैं। एग्जैक्टली। चलिए, तभी मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप अच्छा काम ऐसा एक एथिकल हैकर के तौर पे करते रहें और देश का भी समाज का भी भला करते रहें। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। थैंक यू।